नमस्कार। तृतीय वर्ष भूगोल की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत के अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। अपवाह कहते किसे हैं? एक निर्धारित मार्ग के द्वारा जब जल का प्रवाह होता है, या हम ये कहें कि नदी एक निर्धारित मार्ग में ही बहती है, तो जल का जो प्रवाह होता है वो अपवाह के नाम से जाना जाता है। और कई सारे ऐसे अपवाह मिलकर एक अपवाह तंत्र बना लेते हैं। प्रस्तुत नक्शे में भारत की पूरी अपवाह प्रणाली को बताया गया है। इसमें जो नीली रेखा दिखाई दे रही है वो भारत की मुख्य जल विभाजक रेखा है। इस रेखा के पश्चिम की ओर की नदियाँ जो हैं वो अरब सागर में अपना जल उड़ेलती हैं, और पूर्व की ओर जितनी भी नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती हैं। तो ये एक मोटे तौर पर भारत का अपवाह तंत्र प्रदर्शित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से हम संपूर्ण भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांट लेते हैं। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाह तंत्र। हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो वर्ष भर प्रवाहित रहती हैं, उनमें जल पूरे वर्ष बना रहता है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो कि यहाँ मानसून से इस नदियों को जल प्राप्त हो जाता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के जो हिमनद होते हैं वहाँ हिम गलने से भी इन नदियों में जल बना रहता है। हिमालय की जो नदियाँ हैं उनमें तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं। सिंधु नदी का तंत्र दिखाया गया है, गंगा नदी का तंत्र और ब्रह्मपुत्र। इसमें जो मुख्य नदी है वो सिंधु नदी खुद है। यह नदी मानसरोवर के निकट चेमायुंगडुंग नामक एक ग्लेशियर से निकलती है। नदी कुल 2880 किलोमीटर लंबी है, परंतु भारत में सिर्फ ये 709 किलोमीटर ही बहती है। इसके बाद ये पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ से कराची के निकट यह अरब सागर की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनमें दो तरह की नदियाँ हैं। जो नदियाँ दाईं ओर से इसमें मिलती है वो सब पाकिस्तान में हैं। इनमें मुख्य श्योक, काबुल, कुर्रम और गोमल आती हैं। लेकिन सिंधु नदी में जो भी सहायक नदियाँ इसमें बाईं ओर से प्रवेश करती हैं वे भारत में बहती हैं। इनमें जो मुख्य हैं वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं झेलम। झेलम आपको यहाँ पर लाल रंग से दिखाई दे रही है। ये पीर पंजाल में शेषनाग झील से वेरी नाडा नामक झरने से निकलती है और वुलर झील तक आकर बहती है। यहाँ से यह चिनाब में मिल जाती है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। दूसरी जो मुख्य नदी है वो है चिनाब। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। यह हिमाचल के लाहुल में बाड़ा लाचा दर्रे में दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा। ये दो नदियां बाड़ा लाचा दर्रे में आकर मिलती हैं और मिलकर चिनाब के नाम से आगे बहने लगती हैं। तीसरी जो मुख्य नदी है वो है रावी, जो कि नीले रंग से दिखाई दे रही है। ये पंजाब की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के रोहतांग दर्रे से होता है। अगली जो नदी है चौथी वो है व्यास नदी। यह नदी भी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के निकट रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है और कपूरथला में हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। सतलज नदी हिमालय के उत्थान से पहले की नदी मानी जाती है, और इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर के निकट राकसताल से शिपकिला दर्रे से माना जाता है। ये शिपकिला दर्रे से बहते हुए पंजाब में प्रवेश करती है और फिर आगे पाकिस्तान में चली जाती है। भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलज नदी पर ही बना हुआ है। नदियों में दूसरा क्रम आता है गंगा नदी क्रम। यह नदी क्रम भारत का सबसे बड़ा नदी क्रम भी माना जाता है।
इसकी मुख्य नदी है गंगा। गंगा नदी उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख और हिंदुओं की धार्मिक नदी मानी जाती है। गंगा का आरंभ भगीरथी नदी और अलकनंदा नदी के रूप में होता है। जब अलकनंदा और भगीरथी आपस में मिलती है तब यह गंगा नाम से आगे बहने लगती है। इनमें अलकनंदा नदी में यद्यपि जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु फिर भी भगीरथी को ही वास्तविक या परंपरागत गंगा माना जाता है। अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं धौली एवं विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग के निकट आपस में मिलती है। एक अन्य सहायक नदी पिंडार कर्णप्रयाग में इनसे मिलती है। रुद्रप्रयाग में आकर मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। पिंडार और नंदका नदियां नंदप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा के संगम के बाद गंगा का उद्गम होता है। आगे यह शिवालिक की श्रेणियों को काटकर ऋषिकेश तक पहुंच जाती है। यहाँ तक गंगा का प्रवाह बहुत अधिक तीव्र रहता है। हरिद्वार तक पहुँचते पहुँचते यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और यहाँ इसका प्रवाह धीमे होने लग जाता है। हरिद्वार से दक्षिण और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए गंगा नदी प्रयाग के निकट इसमें दाहिनी ओर से यमुना, गाजीपुर के निकट गोमती और छपरा के निकट घाघरा की धाराएं इसमें मिल जाती हैं। पटना के निकट दक्षिण की ओर से सोन और पूर्व में गंडक और कोसी नदियां भी गंगा में मिलती हैं। आगे गंगा नदी पद्मा के नाम से प्रवाहित होते हुए ब्रह्मपुत्र में मिलती है। कई धाराओं में बंटकर मेघना नदी से मिलकर 97 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और यहीं पर विश्व का विशालतम सुंदरवन नामक डेल्टा बनाती हैं। प्रस्तुत मानचित्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्रम बता रहा है। गंगा की सहायक नदियों में सबसे प्रमुख नदी क्रम आता है यमुना नदी का। यमुना नदी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अपनी पर्वतीय यात्रा के दौरान टोंस नदी इसमें आकर मिलती है। आगे यह लघु हिमालय को काटकर मैदान में उतरती है और एक बड़ा सा चाप बनाते हुए प्रयाग के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। रामगंगा यह एक छोटी नदी है जो महाहिमालय के दक्षिण में नैनीताल जिले से निकलती है। 144 किलोमीटर पर्वतीय यात्रा पार करके ये कालागढ़ में मैदान में प्रवेश होती है और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। गंगा की तीसरी सहायक नदी है काली नदी या शारदा नदी। ये नदी मिलान हिमनद से निकलती है जहाँ ये गौरी गंगा कहलाती है। ऊपरी भाग में धर्मा और लिसार इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे सरयू और पूर्वी रामगंगा नदियाँ पंचेश्वर के निकट इसमें मिलती हैं। फिर यह शारदा नदी के नाम से ब्रह्मदेव के निकट मैदान में उतरती है और बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी है करनाली। यह पर्वतीय भाग में कोणियाली एवं मैदानी भाग में घाघरा कहलाती है। इसका उद्गम तकलाकोट के उत्तर पश्चिम में चुंगू हिमनद से होता है। यह दक्षिण और पश्चिमी सिरों का चक्कर लगाकर महाहिमालय और शिवालिक की श्रेणियों को पार करती करती गौर्ज बनाते हुए मैदान में उतरती है और शारदा नदी से मिल जाती है और छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। अगली मुख्य सहायक नदी है गंडक। यह नेपाल के सालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी कहलाती है। गोल और चिकने सालिग्रामी पत्थर बहाकर लाने के कारण ही इसका ये नाम पड़ा है। इसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं काली और त्रिशूल गंगा। शिवालिक श्रेणी को यह त्रिवेणी स्थान पर पार करती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी
यह भी गंगा की सबसे बड़ी सहायक मानी जाती है। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी के नाम से गोसाई थान के उत्तर में उत्पन्न होकर सांपू नदी के दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होती है। आगे इसे थारू नदी मिलती है। एवरेस्ट और कंचनजंगा के मध्य प्रवाहित होते हुए यह नदी हिमनदों से निकलने वाली अनेक जलधाराओं से मिलती है। शिवालिक श्रेणियों को पार करके कोसी नदी एक विशाल जलोढ़ पंख बनाते हुए जयनगर नामक स्थान पर मैदान में उतरती है। यह नदी अनेक बार मार्ग परिवर्तन करती रही है और वर्षा काल में यह बहुत ही अधिक विनाशकारी हो जाती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कुछ नदियां गंगा नदी के क्रम में दक्षिण से भी मिलती हैं, जिनमें मुख्य है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है। काली सिंध, पार्वती, बनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसमें बीहड़ भी मिलते हैं। टोंस नदी, यह तमसा नदी भी कहलाती है और कैमूर की श्रेणियों से निकलकर पठारी धरातल से प्रवाहित होते हुए अनेक प्रपात बनाती है और अंततः सिरसा के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन नदी, सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और विंध्य श्रेणियों को पार करते समय यह जलप्रपात बनाती है। वर्षा काल में विकराल रूप धारण कर लेती है। पटना के नीचे यह गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार गंगा के क्रम में दक्षिण पश्चिम से आकर मिलने वाली नदियां अध्यारोपित जल प्रवाह क्रम प्रस्तुत करती हैं और इनके द्वारा अपर्दन की क्रिया से भूमि के नीचे प्राचीन और कठोर शिलाएं उभरी हैं। हिमालय की तीसरी प्रमुख नदी क्रम है ब्रह्मपुत्र नदी। यह नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसका उद्गम सतलज और सिंधु के पास ही है। यह लद्दाख और कैलाश श्रेणी के मध्य हिमालय श्रेणी के समानांतर पूर्व की ओर बहती है और सांपू नदी कहलाती है। महाहिमालय श्रेणी का चक्कर काटकर नामचा बरवा स्थान पर यह दक्षिण की ओर मुड़कर असम में प्रवेश करती है और यहाँ दिहांग के नाम से बहती है। इसमें उत्तर की ओर से दिबांग, लुहित और सैसरी तथा दक्षिण की ओर से दिहांग नदी आकर मिल जाती है। ग्वाल नदों के निकट यमुना नामक इसकी शाखा पद्मा नदी से मिल जाती है और प्रमुख धारा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर मेघना नदी में मिलती है। बांदपुर के निकट पटना और यमुना नदियां परस्पर मिलती है। ये संयुक्त धाराएं अनेक शाखाओं में बंटकर अनेक द्वीपों का निर्माण करती हैं। इसमें डिब्रूगढ़ तक बड़े बड़े जलयान चल सकते हैं, किंतु केवल गुवाहाटी तक ही जलयान चल पाते हैं।